नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को उपलब्ध कराया जाएगा। ये बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए रक्षा समझौते के बाद आया है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि उसने सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे लिया है। विशेषज्ञों का मानना है यह कदम दरअसल इजरायल को संदेश देने के लिए है। माना जाता है कि इजरायल ही मध्य पूर्व का इकलौता परमाणु हथियार संपन्न देश है। ये बयान उस समय आया है जब इजरायल ने हाल ही में कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। इसके बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हुए रणनीतिक रक्षा समझौते के बाद भारत के आपसी हितों और संवेदनशीलता का ध्यान रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी हुई है। हमें भरोसा है कि ये साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नया रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता साइन किया। इसके मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सांता क्लारा शहर में 3 सितंबर को पुलिस की गोलीबारी में मारे गए तेलंगाना के 31 वर्षीय मोहम्मद निजामुद्दीन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का कहना है कि घटना के 15 दिन बाद तक भी अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी, जबकि उनके पास परिवार का पूरा डिटेल मौजूद था। निजामुद्दीन के छोटे भाई मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि हमें 18 सितंबर को बताया गया, जबकि घटना 3 सितंबर को सुबह हुई थी। मेरे भाई का शव अभी भी अमेरिका के एक अस्पताल के मोर्चरी में पड़ा है। हमारे माता पिता समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हुआ। मेरी माँ तो खबर सुनने के बाद से बिल्कुल टूट गई है। उन्होंने सुना कि मेरे भाई को गोलियों से भून दिया गया, वो सहन ही नहीं कर पा रही। निजामुद्दीन के भाई ने बताया वो हफ्ते में 1-2 बार वीडियो कॉल किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान थे। उन्होंने अपने रूममेट से झगड़े, नस्लीय भेदभाव और नफरत भरे व्यवहार की शिकायत की थी। परिवार का कहना है कि अब तक किसी ने नहीं बताया कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि पुलिस को दखल देना पड़ा। निजामुद्दीन के भाई बोले, मेरे भाई ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बहुत सीधा और मददगार इंसान था, तो फिर क्यों पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया। भारत में 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लोग जिन सामानों पर खर्च करते हैं उनमें से 75% से ज्यादा पर या तो जीएसटी नहीं लगेगा या सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। शहरों में रहने वालों के लिए भी ये राहत है। उनके खर्च किए जाने वाले सामानों में से लगभग 66% पर जीएसटी या तो शून्य होगा या सिर्फ 5%। ये रिपोर्ट फिक्की ने थॉट ऑर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है ये स्थिति मौजूदा जीएसटी ढांचे से कहीं बेहतर है। बिहार चुनाव से पहले बीते गुरुवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जगह पर कांग्रेस का वोट बैंक था वहां से ज्यादा नाम काटे गए हैं। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण भी दिया था। अब उनके इस दावे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। शुक्रवार को बीजेपी सांसद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप देश से कितना झूठ बोलेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी की हम पॉलिटिकल पिटाई करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जी अपने ही उम्मीदवार की खटिया खड़ी कर रहे हैं, विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से अपील कर रहा हूं, आप अपने नेता को पढ़ाएं। राहुल गांधी लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के वोटर्स के विवेक का अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी को घेरते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल जो राहुल गांधी ने बात कही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की मर्यादा को उन्होंने शर्मसार किया। राहुल गांधी जी जेन ज़ी के नाम पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। उन्होंने तंज कसा कि 55 साल के हो गए हैं, कब परिपक्व बनेंगे, अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला और उन पर आरोप लगाया कि वो लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ जेन ज़ी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि गांधी ने युवाओं से कहा कि वो उठ खड़े हों और सरकार गिराएं। उन्होंने इसे वोट चोरी नहीं बल्कि दिमाग चोरी बताया। फडणवीस ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सलाहकार भी इसी शहरी माओवादी मानसिकता के हैं। फडणवीस ने कहा कि भारत की जेन ज़ी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र को महत्व देती है और स्टार्टअप व टेक क्रांति में आगे हैं।
वहीं राहुल गांधी न युवाओं को समझते हैं, न बुजुर्गों को, न देश की जरूरत को। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेन ज़ी युवाओं से अपील की है कि वो वोट चोरी रोकें और लोकतंत्र की रक्षा करें। राहुल ने कहा कि देश के युवा, छात्र और जेन ज़ी हमेशा संविधान की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, भारत जिंदाबाद। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट बने और नेपाल में हिंदू स्टेट बने, तो फिर वो भारत को भी हिंदू स्टेट क्यों नहीं बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जेन ज़ी परिवारवाद के खिलाफ है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद वो राहुल जी को क्यों सहेंगे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो वो आपको बाहर क्यों नहीं करेंगे। वो बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट और नेपाल में हिंदू स्टेट चाहते हैं तो भारत में हिंदू स्टेट क्यों नहीं बनाएंगे। तैयार हो जाइए, वो आ रहे हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे के बाद शुक्रवार को अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा के बारे में जिक्र करते हुए इस घटना की जांच कराने की बात कही। संविधान दिवस के मौके पर केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दावा किया कि पुलिस ने उन ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी की जो उनके पास मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। ओली ने लिखा, मैं आज इसके पीछे की साजिश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय ही बताएगा। उन्होंने कहा कि क्या हमारा देश बन रहा था या बिगड़ रहा था या फिर देश की गिरावट की एक काल्पनिक कहानी गढ़कर गुस्से को बढ़ाया जा रहा था। हमारी नई पीढ़ी खुद ही ये सब समझ जाएगी। पूर्व पीएम ने कहा, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ हुई, घुसपैठियों ने हिंसा फैलाई और हमारे युवाओं को मारा। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी जिसमें बुकर्स प्राइज विजेता बानू मुश्ताक को मशहूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने से रोकने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि बानू मुश्ताक मुस्लिम हैं, इसलिए उन्हें चामुंडेश्वरी मंदिर में धार्मिक पूजा के साथ जुड़े उद्घाटन में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, विचार और आस्था की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्श शामिल हैं। यही आदर्श राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। असम बीजेपी ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के खिलाफ एक और AI वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पाईजान सोच रहा है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। इस कैप्शन के साथ जो वीडियो है उसमें गोगोई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में मुनीर गोगोई से पूछता है कि पाईजान, अगले साल तुम कितने मियाँ को जितवा सकते हो। गोगोई जवाब में कहते हैं, अगले साल तो करीब 20 मियाँ लोग को जितवा सकता हूँ, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। इस पर मुनीर का जवाब आता है कि जितना पैसा लेना है ले लो, पर काम कर दो। इससे पहले भी असम बीजेपी के AI वीडियो से बवाल हो चुका है जिसमें असम को मुस्लिम बहुल राज्य दिखाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शर्जील इमाम, पूर्व JNU स्कॉलर उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं की सुनवाई को 22 सितंबर 2025 तक स्थगित कर दिया। ये मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश केस से संबंधित है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सोमवार यानी 22 सितंबर को सुनवाई का निर्णय लिया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शर्जील इमाम की ओर से पेशी की याचिकाओं में दलील हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें जमानत खारिज की गई थी। यूके की अदालत ने नीरव मोदी की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने अपनी भारत प्रत्यर्पण प्रक्रिया को फिर से खोलने की मांग की थी। इससे नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण लंबित रह सकता है। नीरव मोदी पर भारत में बैंक धोखाधड़ी के आरोप हैं। यूके अदालत की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद भारत सरकार और जांच एजेंसियां लंदन को औपचारिक जवाब भेजने में जुट गई हैं ताकि लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी की कानूनी टीम ने पिछले महीने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में यह आवेदन दाखिल किया था। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और भारत सरकार को नोटिस भेज दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने 7 युद्ध सुलझाए थे, लेकिन उन्होंने माना कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यूक्रेन युद्ध के मामले में निराश किया है। ट्रंप का कहना है कि अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो पुतिन के पास युद्ध छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो रूस पर और दबाव डालने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक यूरोपीय देश रूसी तेल खरीदते रहेंगे तब तक असर सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं
तो रूस खुद ही समझौता करने पर मजबूर होगा। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने भारत पर भी रूस से तेल खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने करीबी रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने भारत को भी सैंक्शन किया। ट्रंप ने यह बयान गुरुवार को ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के दौरान दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं किसी के दबाव या अल्टीमेटम के आगे झुकने वाली नहीं है। लावरोव ने रूस के टीवी चैनल द ग्रेट गेम कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका की मांग है कि देश रूसी तेल खरीदना बंद करें, लेकिन इससे देशों को नए ऊर्जा बाजार और नए संसाधन ढूंढने पड़ रहे हैं और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका का ये तरीका गलत है और भारत चीन पर इस तरह की धमकी काम नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के रवैये को लेकर दुनिया भर में राजनीतिक और नैतिक विरोध बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे प्रतिबंधों से मिली छूट वापस ले ली है। भारत 2018 से ईरान के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल यानी चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक मानवीय सहायता और व्यापार पहुंचा सके, लेकिन अब अमेरिका ने इस छूट को खत्म कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में पद संभालते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत ईरान को उसके आतंकी संगठनों को समर्थन और एडवांस हथियार बनाने के आरोप में टारगेट किया जा रहा है। 29 सितंबर 2025 से ये छूट आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो भी देश या व्यक्ति चाबहार पोर्ट से जुड़े काम करेगा उस पर अमेरिका के IFC कानून के तहत कार्रवाई और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापार मुद्दों पर मतभेद हैं और अब इस फैसले ने रिश्तों को और जटिल बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान के लिए $400 मिलियन यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद पैकेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में हथियार और ऑटोनोमस ड्रोन शामिल थे, लेकिन इसे इस साल की गर्मियों में रोक दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय पलटा भी जा सकता है, लेकिन यह कदम अमेरिका की पुरानी नीति से अलग है, जो हमेशा ताइवान को हथियारों की आपूर्ति कर चीन के खिलाफ उसकी रक्षा क्षमता बढ़ाती रही है। इस पैकेज को अब तक के अमेरिकी सैन्य सहयोग से ज्यादा घातक बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा पर युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव को 15 में से 14 देशों ने मंजूरी दी थी। प्रस्ताव में गजा में तुरंत बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई थी। इसके साथ ही हमास और अन्य संगठनों के कब्जे में बंद सभी लोगों को रिहा करने और मानवीय मदद पर लगी पाबंदियां हटाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। जबकि इस बीच इजराइल ने गजा सिटी पर अपना बड़ा हमला और तेज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर अमेरिकी मौजूदगी बहाल करने का संकेत दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें, बगराम एयरबेस कभी अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक था, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की अफरा तफरी वाली वापसी के बाद ये तालिबान के कब्जे में चला गया। ट्रंप ने इस कदम को चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए जरूरी बताया और इसे ब्रेकिंग न्यूज कहकर पेश किया। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या इस एयरबेस पर वापसी की कोई योजना बनाई जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.